नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज़ में। दोस्तों, कहानी है ये प्यार नहीं आसान और इसके 9 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 10वां भाग है। इससे पहले के 9 पार्ट आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये कहानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस कहानी के पहले पार्ट ज़रूर पढ़िएगा। और उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, मतलब इस कहानी का लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो उसमें सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। संकल्प, मुझे बताओ क्या बात है? कब से देख रही हूँ चुपचाप हो। इंस्पेक्टर ने क्या बताया? संकल्प, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। संकल्प ने उसकी बात सुनकर कहा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन डैडी का एक सच है जिसका आज तक नहीं पता था। बस उसी के बारे में पूछना था डैडी से। मैं तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। वह आ जाएं तो उनसे ही पूछ लूंगा कि आखिर इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई। सृष्टि हैरानी से संकल्प की आंखों में झांकते हुए, कैसा सच? संकल्प ने कहा, सृष्टि, डैडी के एक भाई यानी कि मेरे अंकल भी हैं, जो कि मानसिक रूप से बीमार हैं और किसी हॉस्पिटल में उनको रखा है। संकल्प की बात सुनकर सृष्टि को भी समझ में नहीं आया कि वे क्या कहे। उसने संकल्प के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, संकल्प, पहले से मन में कोई ख्याल मत बनाओ। डैडी आ जाए तो उन्हीं से पूछना, तभी पूरा सच पता लगेगा। संकल्प ने कहा, उसी का तो इंतजार है। उसने अपने डैडी को फोन किया तो उन्होंने कहा, बेटा कुछ देर में मैं आ जाऊंगा। संकल्प को वह वक्त काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह कभी उठकर टहलने लगते तो कभी सोफे पर बैठ जाता और कभी अपनी घड़ी देखता। सृष्टि भी उसकी हालत देखकर परेशान थी, पर वह जानती थी कि इसका बस एक ही हल है कि संकल्प अपने डैडी से बात करे। संकल्प के साथ साथ सृष्टि भी वहीं बैठकर इंतजार करने लगी। उधर रसोई घर में दिशा साफ सफाई करने में लगी थी तो काका बाजार से सामान लाने गए। 1 घंटे से ऊपर हो गया था, पर संकल्प के डैडी नहीं आए। बीतते हर पल के साथ संकल्प की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसे गुस्सा भी आने लगा था। काका भी बाजार से वापस आ गए थे, पर संकल्प उसी कसमकस में टहल रहा था। संकल्प के डैडी जैसे ही हॉल में पहुंचे, संकल्प और सृष्टि को देखकर रुक गए। अरे बेटा, तुम दोनों इस तरह क्यों बैठे हो? कुछ हुआ क्या? फिर सृष्टि बोली, नहीं डैडी, सब ठीक है। पर संकल्प गुस्से में भरकर बोला, सब ठीक कहाँ है? आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तो सब ठीक कहाँ है डैडी? बचपन की तो मैं समझ सकता हूँ, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने परिवार से जुड़ी हर बात जानने का हक है मेरा। संकल्प की डैडी उसकी बातें सुनकर थोड़ा परेशान हुए। ये क्या कह रहे हो बेटा? क्या छुपाया मैंने तुमसे? डैडी, क्या आपका कोई भाई भी है? संकल्प के मुंह से यह सुनकर संकल्प के डैडी का चेहरा फीका पड़ गया। वह बोली वह बोले, क्या बकवास कर रहे हो? किसने कहा? संकल्प ने कहा, डैडी, मैंने आपसे पूछा कि क्या यह बात सच है या नहीं। संकल्प के डैडी चुप थे और सृष्टि को देखने लगे। संकल्प उनका मतलब समझते हुए बोला, डैडी, सृष्टि मेरी पत्नी है और घर का हिस्सा। इस घर की हर बात जानने का उसे भी उतना ही हक है जितना मुझे या आपको। इसलिए आप हम दोनों के सामने सच बताएंगे। संकल्प के डैडी समझ गए कि आज इस सच को छुपाना मुश्किल होगा। वह इत्मीनान से सोफे पर बैठकर बोले, ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। संकल्प के डैडी सोफे पर इत्मीनान से बैठे। उन्होंने संकल्प और सृष्टि को भी बैठने का इशारा किया। संकल्प सोफे पर आकर अपने डैडी के सामने बैठ गया। सृष्टि भी उनके बगल में आकर बैठ गई। उन्होंने अपना चश्मा उतारकर साइड टेबल पर रखते हुए कहा, यह बात काफ़ी पुरानी है। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि यह बात तुम्हें कभी पता चले, और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शायद अब उसे छुपाने का कोई फायदा ही नहीं है। इस बीच उन्होंने अपना कोट भी उतारकर सोफे पर एक तरफ रख दिया। संकल्प एकटक उनके चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे से सब कुछ जानने की उत्सुकता साफ झलक रही थी, जबकि सृष्टि की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, संकल्प बेटा, तुमने सही सुना है। मेरा एक भाई और है, और वह मुझसे 2-4 महीने ही बड़ा है, जिसका नाम जितेंद्र है। जितेंद्र सुनते ही सृष्टि की आंखें आश्चर्य से फैल गई।
उसे ताई का चेहरा याद आया, पर उसके मुंह से कोई शब्द आकर जैसे अटक गए हों, जो ना बाहर निकल रहा था और ना ही अंदर जा रहा था। उन्होंने आगे कहना शुरू किया, लेकिन वह बड़े ठाकुर यानी कि मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, मेरे सगे नहीं। हमारा बहुत ऊंचा घराना था, गांव में हमारा बहुत मान सम्मान था। गांव वालों के लिए ताऊ जी और ताई जी बड़े ठाकुर और ठकुराइन के नाम से जाने जाते थे। भैया बहुत अच्छे थे, उनके अंदर घमंड जरा भी नहीं था और सभी गांव वाले उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर गांव में घूमने निकल जाते थे, जबकि पिताजी चाहते थे कि वह उनका कारोबार संभाले। पर ताई जी, जिन्हें मैं बड़ी माँ कहता था, हमेशा उनका बचाव करती थी। वह उन्हें थोड़ा ज़्यादा ही प्यार करती थी, जबकि मेरे पिताजी शुरू से ही शराब और शबाब के दलदल में डूब गए थे। इसलिए दादाजी ने सारी जिम्मेदारी बड़े ठाकुर यानी कि जितेंद्र भैया के पिताजी को दे रखी थी। इस बात से मेरे पिताजी बहुत नाराज थे। अक्सर पैसों को लेकर वह ताऊ जी से झगड़ा भी करते थे। बावजूद इसके हम दोनों भाइयों के बीच में कोई भी किसी भी तरह की अनबन नहीं थी। जितेंद्र भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पिताजी अक्सर ताऊ जी से बहुत सारे पैसे लेते थे और फिर उसे शराब और जुए में उड़ा देते थे। मेरी माँ इन सब से बहुत दुखी रहती थी। ऊपर से पिताजी के अवैध रिश्ते उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटते जा रहे थे। और जब मैं 11 साल का था, तब वह इस दुनिया से चली गई, लेकिन पिताजी को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ताई जी ने मुझे पाला और संभाला। उनके स्नेह भरे आंचल की छाव ने मुझे कभी अपनी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी। माँ के जाने के बाद पिताजी कई कई दिनों तक घर नहीं आते और शराब में डूबे किसी कोठे पर पड़े रहते थे। एक दिन पिताजी घर आए रात को। उस वक्त सब सो चुके थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। हवेली के बाहर उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो सभी जग गए। उस वक्त मैं जितेंद्र भैया के साथ ही सोया था, पर पिताजी की आवाज़ सुनकर मैं भी उठ गया और बहुत डर गया था। जितेंद्र भैया ने मुझे अपनी गोद में लिया और मैं उनकी गोद में सहम कर छुप गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता चला, लेकिन सुबह पता चला कि अधिक शराब की वजह से मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी। मुझे दुख तो था, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में वह संवेदना नहीं थी जो एक पिता की मौत पर बेटे को होनी चाहिए, या इसलिए कि एक पिता के रूप में मैंने शायद ही उन्हें कभी अपने दिल के करीब पाया हो। दूसरे, माँ की सिसकियाँ, उसकी तड़प, उसका इंतजार, उसका दर्द मैंने देखा था। वो कहते कहते रुक गए, आंखों में नमी आ गई और गला रूंध गया था। संकल्प, जो थोड़ी देर पहले गुस्से में भरा था, उठकर उनके करीब आया, उन्हें पानी का गिलास दिया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उनके करीब ही बैठ गया। संकल्प के इस कदम से उसके डैडी को राहत मिली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि संकल्प उनसे नाराज है। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी और उनकी लाश हवेली के बाहर रखी थी। मैं वहीं पर था। मेरे मन में एक बार उनका चेहरा देखने की इच्छा थी, पर मैं कह नहीं पा रहा था। लेकिन ताऊ जी ने चिता को मुख्य अग्नि मुझसे ही दिलवाई और उनके पहले उन्होंने खुद ही मुझे ले जाकर कफन हटाकर उनका चेहरा दिखा दिया। उस वक्त मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मेरा दिल कहता, काश कि अभी वह उठ जाएं और मुझे गले से लगा लें, मैं उनके साथ खेलूं। पर उसी पल मुझे अपनी माँ याद आई और मैंने आंखें बंद कर चिता में आग लगा दी। धू धू कर चिता जलने लगी और मेरे बहुत से अरमान उसी चिता की लपटों में जलकर खाक हो गए। उस दिन मुझे शराब और उन औरतों से नफरत हो गई जो लोगों के घर उजाड़ती थी। अब सृष्टि को समझ में आया कि क्यों संकल्प के डैडी उसे उससे इतनी नफरत करते थे। लेकिन डैडी, बड़े पापा, हाँ बताता हूँ बेटा। पिताजी की मौत के बाद मेरे सिर से माँ और बाप दोनों का साया छिन गया। लेकिन ताऊजी और ताईजी का प्यार मुझ पर अधिक बरसने लगा और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया, जहाँ काका को ही ताऊजी ने मेरी देखभाल के लिए भेजा था शहर में। जब तक मैं शहर में था, घर पर क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं घर पर चिट्ठियाँ लिखता था, पर हमेशा मुझे यही जवाब मिलता था कि सब ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कभी कभी जितेंद्र भैया भी जवाब देते थे,
पर हमेशा यही जवाब मिला कि सब ठीक है। इसी तरह कुछ और साल बीत गए। लेकिन एक दिन काका बाजार से लौटे और बोले, छोटे ठाकुर घर जाना है, जल्दी से सामान बांध लो। मैंने पूछा कि क्या हुआ? कोई चिट्ठी या टेलीग्राम आया? अचानक क्या हुआ? पर काका ने कुछ भी नहीं बताया, बस इतना कहा कि बड़े ठाकुर ने बुलाया है, घर जाना है। मन में कई आशंकाएं जन्म लेने लगी, पर जवाब तो वहां पहुंचकर ही मिलने वाला था। मैंने और काका ने उस दिन जो भी पहली ट्रेन मिली, पकड़ी और गांव आ गए। और घर पहुंचा तो चारों तरफ मातम छाया था। मैं डर गया था। सभी नौकर चाकर अपने अपने काम में लगे थे। तभी ताई जी आई और पूछा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने नहीं कहते हुए पूछा, बड़ी माँ कुछ हुआ क्या? इतनी खामोशी क्यों है? जितेंद्र भैया कहाँ है? मेरा इतना पूछना था कि वह मुझे पकड़कर रोने लगी। मेरा मन किसी बड़ी आशंका से घबरा उठा। बड़ी माँ, जितेंद्र भैया ठीक तो है ना? बेटा जितेंद्र, उसके आगे वो बोल नहीं पा रही थी। वह चुप होती तो कुछ बता पाती। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसी समय काका और ताऊजी भी वहां आए। उन्हें देखकर ताई जी मुझसे अलग हुई और अपने कमरे में चली गई। मैंने ताऊजी की तरफ देखा। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और मैं बैठ गया। फिर उन्होंने बताया कि जितेंद्र भैया की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इतना सुनते ही मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। लेकिन कैसे? आखिर हुआ क्या इतने दिनों में? और भैया कहाँ है? आप बताएंगे मुझे? हमेशा चिट्ठी में मुझे यही कहा गया कि सब ठीक है। जितेंद्र भैया से मेरा बहुत लगाव था। इसलिए जब मैंने सुना कि उनकी ऐसी हालत हो गई है तो मैंने अपना आपा खो दिया। यह बात कहते कहते मैं रुआंसा हो गया। काका मेरे पास आए और बोले, धीरज रखो बेटा, शांत रहो पहले। मेरे इस व्यवहार से ताऊजी कुछ निराश थे। वह वापस चले गए और काका भी उनके पीछे पीछे चले गए। और मैं सीधा ताई जी के कमरे में गया और उनका हाथ अपने सर पर रखते हुए उनसे कहा, बड़ी माँ, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है और आपने भी मुझे कभी भी जितेंद्र भैया से कभी कम नहीं माना। आपको आपके उसी प्रेम का वास्ता। मुझे सच सच बताइए कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ यहाँ? भैया की ये हालत कैसे हुई? मेरे सर से अपना हाथ खींचते हुए वह पलंग पर जा बैठी। जितेंद्र को प्रेम हो गया था एक छोटी जात की लड़की से। मैं उनके करीब जाकर बैठ गया। बेटा जितेंद्र, ठाकुर साहब को यह बताते उससे पहले ही उन्हें सब पता चल गया। वह कौन थी बड़ी माँ? शारदा। हाँ, शारदा नाम था उसका। दूसरे शहर की थी। उसकी माँ हमारे घर आती थी अक्सर और दरी बनाने का काम करती थी। जाने कब जितेंद्र इस दलदल में फंस गए। गांव में बातें होने लगी। अपने ताऊजी का गुस्सा तो तुम जानते ही हो। रातों रात उन्होंने उन माँ बेटी को गांव छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। पर उस लड़की ने जितेंद्र को सुरजीत के हाथों संदेशा भिजवाया कि वह उसके साथ गांव छोड़कर जाने को तैयार है। पर बेटा, वह संदेशा तुम्हारे ताऊजी को मिल गया। उन्होंने जितेंद्र के नाम से खुद ही शारदा को संदेशा भेज दिया कि हाँ, मैं आऊँगा। और सुरजीत को धमकाया कि अगर जितेंद्र को पता चला तो बहुत बुरा होगा। जितेंद्र को कुछ भी पता नहीं था। रात को उन्होंने उसे धोखे से अफीम पिला दी। क्या? ताऊ जी ने ऐसा क्यों किया? वह उन्हें समझा भी तो सकते थे। अहंकार का पेट कभी नहीं भरता बेटा, ना ही उसे अपने अलावा कुछ और दिखाई देता है। भोर होते ही वह लड़की यहाँ आई। हमारे पूरे परिवार को बहुत कोसा, बहुत बद्दुआएं दी। उसकी आवाज़ सुनकर जब हम बाहर आए तो जितेंद्र भी हमारे साथ थे। पर अफीम का नशा ऐसा था कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। वह तो शायद उस लड़की शारदा को पहचान भी नहीं पाए थे। उस दिन के बाद वह दोनों माँ बेटी फिर कभी नहीं दिखी। इधर दोपहर तक अफीम का नशा उतरा तो जितेंद्र ने मुझसे पूछा कि माँ, मुझे क्या हो गया था? मैंने भी उससे झूठ बोला और कहा कि उनकी तबीयत खराब थी। वे बाहर जाना चाहते थे, शायद शारदा से मिलने। पर बड़े ठाकुर साहब ने उन्हें बाहर जाने से रोक लिया था। अगले दिन जब ठाकुर साहब घर नहीं थे
तो वह अपने दोस्त सुरजीत के घर पहुंचा तो देखा कि वह बिस्तर पर पड़ा था। उसे देखकर जितेंद्र ने पूछा कि क्या और कैसे हुआ? तो उसने कहा कि तेरा दोस्त होने की सजा मिली है। जितेंद्र ने कहा, पागल तो नहीं हो गए क्या? सच सच बता क्या हुआ? तब सुरजीत ने कुछ सोचा और फिर जितेंद्र को सारी बात बताई कि किस तरह शारदा का खत ठाकुर साहब ने ले लिया, कैसे वह रात भर इंतजार करती रही और कैसे उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। उसने जितेंद्र को छेड़ते हुए कहा, पर तुझे क्या हो गया था जीतू? तेरे भरोसे तो सब कुछ ताक पर रखकर तेरे साथ चलने को तैयार हुई थी, पर तू तो एक शब्द भी नहीं बोला। वह बेचारी रोती रही, बेइज्जत होती रही और तू मुंह छुपाकर अंदर चला गया। जितेंद्र पत्थर की तरह सुरजीत की बातें सुनता रहा। तू सुन रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? शारदा कहाँ है? जितेंद्र ने पूछा तो सुरजीत बोला, भाई कल से दोनों का कोई पता नहीं है। गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है शारदा पागल हो गई, तो कोई कहता है कि इतनी बेइज्जती के बाद शारदा और उसकी माँ ने खुदकुशी कर ली। लेकिन यह क्या, जितेंद्र तो वहां था ही नहीं। वह तो बाहर जा रहा था। सुरजीत उसके पीछे जाना चाहता था पर पैरों ने साथ नहीं दिया। चोट की वजह से वह चल नहीं पा रहा था। घर पहुंचते ही पिताजी, पिताजी, तब बड़ी माँ आई। माँ, इतना सब कुछ हो गया और चुप रही। एक निर्दोष के साथ आपने कैसे होने दिया इतना सब कुछ? माँ, कहाँ है शारदा? माँ अपराधी के जैसे चुप थी। कहती भी तो क्या कहती। उसके बाद जितेंद्र ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। हमने लाख कोशिश की पर उसने दरवाजा नहीं खोला। उसने कहा कि अगर किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह खुद को खत्म कर लेगा। यह सुनकर हम सब डर गए थे। अब तो बस ठाकुर साहब का इंतजार था। शाम को जब बड़े ठाकुर वापस आए तो मुस्कुराते हुए मेरे पास आए और लड्डू मेरे मुंह में डालते हुए बोले, बधाई हो ठकुराइन, हमने जितेंद्र का रिश्ता तय कर दिया है। 4 दिन बाद सगाई है और अगले महीने शादी। ठाकुर भानु प्रताप की बड़ी बेटी अनुराधा है, पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील और सबसे बड़ी बात, रुतबे में हमारे बराबर की है। अपनी बात खत्म कर बिना मेरा जवाब सुने वह वापस जाने लगे तो कुछ दूर जाकर वो मुड़े और बोले, जितेंद्र कहाँ है और आपका मुंह क्यों उतरा है? उनका सवाल सुनकर मेरी हिचकियां छूट गई और मैंने जितेंद्र के कमरे की तरफ इशारा किया। जितेंद्र, जितेंद्र, ये क्या बचपना है? दरवाजा खोलो। जो दरवाजा मैं दोपहर से नहीं खुलवा पाई थी वह तुरंत खुल गया, पर जितेंद्र को देख मेरी चीख निकल गई। उसके हाथ खून से लाल हो रहे थे, सर से भी खून बह रहा था। उसके बाल और कपड़े जैसे किसी ने नोच डाले हों। पूरा कमरा तहस नहस हो गया था। उसने ठाकुर साहब की गर्दन पकड़ते हुए कहा, कहाँ है मेरी शारदा? सच सच बता दो। अगर हमारी शारदा को हमसे छीना तो हम तुम्हारे बेटे को हमसे छीन लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। होश में आओ तुम। बड़ी मुश्किल से ठाकुर साहब अपनी गर्दन छुड़ा पाए। डॉक्टरों ने उन्हें नींद के इंजेक्शन लगाया और उनकी मरहम पट्टी कर दी। अब वह शांत होकर सो रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें कहा, उठिए, देखिए ठाकुर साहब, अभी तो हमने इन्हें इंजेक्शन देकर सुला दिया है, पर जागने के बाद क्या करेंगे कहना मुश्किल है। इनके दिमाग पर बहुत गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से ये अपनी दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। खबरदार, जो मेरे बेटे को पागल कहा तो इतना कमज़ोर नहीं है वह। 5 दिन बाद उसकी सगाई है। जैसे भी हो, जो भी करना पड़े उसे ठीक करो, समझे? ठाकुर साहब भी आपे से बाहर हो रहे थे। डॉक्टर बेचारे अपनी कोशिश में लगे थे, पर अपनों के दिए जख्मों का शायद इलाज ही नहीं होता। ताई जी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने उन्हें पीने के लिए पानी दिया, जिसे पीकर उन्होंने राहत महसूस की। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने पूछ लिया, फिर क्या हुआ बड़ी माँ? उन्होंने आगे कहा, बेटा, जितेंद्र अगली सुबह जागे पर उसने किसी से बात नहीं की। लगता उसकी दुनिया में, उसकी आंखों में सब कुछ ठहर गया हो।
ठाकुर साहब, सुरजीत सब बारी-बारी से उसके पास गए, पर उसने किसी से बात नहीं की। 3 दिन बचे थे सगाई में। ठाकुर साहब ने लड़की वालों को कुछ नहीं बताया। सगाई से 1 दिन पहले हम जितेंद्र को घर ले आए। वह अभी शांत था और हमें लगा शायद समय उसके जख्मों को भर दे। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाए, पर यह तो तूफान से पहले की खामोशी थी। घर में तैयारियां हो रही थी सगाई की, पर जितेंद्र खामोश बैठा बाहर निहारता रहता। कुछ खाता भी नहीं था। बहुत कोशिश की, पर इन दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। लेकिन हमें तब हैरानी हुई जब सगाई वाले दिन जितेंद्र बड़े आराम से तैयार हो गए। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, पर किसी को कुछ भी कहने या पूछने की हिम्मत ना हुई। अनुराधा के पिता ठाकुर भानु प्रताप जी ने जब जितेंद्र के सिर और हाथ पे पट्टियां देखी तो चिंतित होकर पूछा कि यह कैसे हुआ। तब जितेंद्र के पिताजी ने कहा कि शहर जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया था। उनकी इस बात पर किसी को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। सगाई की रस्में शुरू हो गई थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए तो अचानक जितेंद्र ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने पंडित जी को डांट कर चुप करा दिया और दिए बुझा दिए। वहां रखा पूजा का सारा सामान बिखेर दिया और अपने पिता को अनाप शनाप शब्द कहने लगे। वहां मौजूद सभी लोगों ने उन्हें संभालने की कोशिश की, पर जितेंद्र ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि खुद को भी चोट पहुंचा ली। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, मेरी शारदा लौटा दो, मेरी शारदा लौटा दो। और यह कहते कहते जितेंद्र बेहोश हो गए। किसी तरह उन्हें वापस अस्पताल लाया गया, जिसके बाद वहां सारे लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अब अनुराधा के पिता ने से न रहा गया। वह ठाकुर साहब के पास आए और बोले, यह सब क्या है? आपने हमसे झूठ बोला और अपने पागल बेटे की शादी हमारी बेटी से करवा रहे थे। तभी तो मैं सोचूं कि आप बार बार शादी जल्दी क्यों करवाना चाहते हैं। जबान संभाल के बात करो भानु प्रताप, हमारा बेटा पागल नहीं है। चुप रहिए ठाकुर साहब। सच क्या है हमने अपनी आंखों से देख लिया। हम लड़की वाले हैं तो क्या पैसे और रुतबे में आपसे कहीं अधिक हैं। अब आपने हमारा अपमान किया है, हम इसका बदला जरूर लेंगे। हम जानते हैं आपके परिवार को, आपका ही एक भाई शराब पीकर मर गया है ना। अब ठाकुर साहब को बात हाथ से निकलते दिखने लगी। उन्होंने तुरंत ठाकुर भानु प्रताप को समझाने का प्रयास किया, पर वह भी जिद पर अड़ गए और बोले, आपने बिरादरी में हमारा और हमारी बेटी का अपमान किया है। अब सबको पता चल गया है कि अनुराधा की शादी आपके बेटे से होने वाली है। ठाकुर साहब ने तुरंत कहा कि वह तो अब भी हो सकती है, उस पागल से। ठाकुर साहब, हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। ठाकुर साहब को भानु प्रताप की बात बहुत चुभी, लेकिन वह करते भी क्या। इस वक्त उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। अपने गुस्से और झुंझलाहट को छुपाते हुए बोले, अरे नहीं भानु प्रताप, दरअसल हमारे छोटे भाई का बेटा है सुरेंद्र, जो कि शहर में पढ़ रहा है और जितेंद्र से कुछ ही महीने छोटा है। वह हमारी बात भी कभी नहीं टालेगा। ठाकुर भानु प्रसाद ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर उसने मना कर दिया तो। वे बोले, ऐसा नहीं होगा। तो फिर तय है, अनुराधा बिटिया की शादी सुरेंद्र से होगी और तय तारीख पर ही होगी। बड़ी माँ ने बात पूरी की और बताया कि बेटा, इसीलिए तुम्हें जल्दी से बुलाया है। तुम्हें अनुराधा से शादी करनी होगी, वरना तुम्हारे ताऊजी मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर बड़ी माँ, भैया, बेटा वह शहर के एक अस्पताल में है, उसकी हालत वैसी ही बनी है। मेरा मन हो रहा है कि उसे देखूं, पर तेरे ताऊजी। उसके आगे वह ना बोल पाई। मैंने ताईजी का हाथ पकड़ा और ताऊजी के कमरे में गया, जहां वह काका के साथ शायद शादी की तैयारियों की बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, आओ बेटा आओ। ठकुराइन ने तो अब तक तुम्हें सब बता दिया होगा कि तुम्हें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया गया है। ताऊजी, मैं शादी से पहले भैया से मिलना चाहता हूँ, और ताई जी भी। कोई जरूरत नहीं है उस नालायक से मिलने की। उसने पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिला दी और मेरा सर शर्म से झुका दिया। ताऊ जी,
मैंने शादी को लेकर आपसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन बिना भैया से मिले शादी भी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।